नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1 मैंने आपको कराए हैं, जिसमें मैंने आपको इंक्लूसिव एजुकेशन पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं, ताकि आपको रियलाइज हो पाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें हम 11 से लेकर 20 तक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक में और किस तरीके से इंटरेस्टिंग सवाल आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 11वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि वर्तमान निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है। यानी कि जो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में जो निःशक्त बच्चे होते हैं, यानी कि निःशक्त का मतलब होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर शब्द आपके अलग अलग हो सकते हैं बट इसका अर्थ एक ही होता है। निःशक्त का मतलब होता है जो बच्चे अक्षम होते हैं या जो बच्चे अपंग होते हैं, जो बच्चे किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते, सामान्य बच्चों से डिफरेंट होते हैं, यानी कि विशिष्ट बालक होते हैं, उनको ही निःशक्त बच्चे कहते हैं। तो यहाँ पर आपके साथ शब्दों के साथ खेल खेला जा सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है और क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है और उसके चारों ऑप्शंस देखने हैं, तो आप इजीली क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे अगर आपने टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है तो देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया कि वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की गई। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सामान्य शिक्षा की, ऑप्शन सेकंड कहता है विशिष्ट शिक्षा की, ऑप्शन थर्ड कहता है समावेशी शिक्षा की और ऑप्शन फोर्थ कहता है ये सभी। तो आप बताइए स्टूडेंट्स कि वर्तमान समय में जो हम एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत, जिस एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं, उसके अंतर्गत जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनके लिए आपने कौन सी व्यवस्था की है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुए हैं और सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले था सामान्य शिक्षा यानी कि नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, उसके बाद था स्पेशल यानी कि विशिष्ट, और उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया गया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम यानी एकीकृत शिक्षा प्रणाली। और वर्तमान समय में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को चेंज करके इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की। देखिए निःशक्त अगर आप वर्ड से थोड़ा कंफ्यूज हो भी जाए तो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है वो कौन सी है, तो वो है समावेशी शिक्षा। और निःशक्त आप वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि जो बच्चे अक्षम होते हैं, नेगेटिव वर्ड है ये एक, यानी कि जो विशिष्ट बालकों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो जो निःशक्त बच्चे होते हैं उनके लिए वर्तमान में जिस शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई उसका नाम है समावेशी शिक्षा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होता है आपका समावेशी शिक्षा। आशा करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाए होंगे और आपने भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स अलेक्सिया का संबंध किससे है। देखिए अलेक्सिया का संबंध किससे है ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है ये आपकी अधिगम अशक्तता से रिलेट है, ठीक है। और ये टॉपिक आप जब यूपीटेट या फिर सीटेट करते हैं तो उस दौरान आप समावेशी शिक्षा को डिटेल में पढ़ते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक टॉपिक और होता है जिसे हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, विशिष्ट बालक कहते हैं। और उसके बाद एक और टॉपिक होता है जिसका नाम होता है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अशक्तता। तो अगर आप सीटेट और आपने यूपीटेट में पढ़ा होगा तो आपको इजीली पता है कि अधिगम अशक्तता भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि अधिगम अशक्तता उन बच्चों में पाए जाते हैं जो बच्चे विशिष्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इंक्लूसिव एजुकेशन में सामान्य प्लस विशिष्ट दोनों ही बच्चों को पढ़ते हैं, इसीलिए ये टॉपिक इसके अंतर्गत ही आ जाता है। बट आपके सुपर टेट में ये टॉपिक स्पेशली आपको दिया गया है जिसका नाम है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। यानी कि जो दिव्यांग छात्र होते हैं एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए जो भी व्यवस्था की गई है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ये आपके बाल मनोविज्ञान यानी सीडीपी के अंतर्गत जो 10 मार्क्स आपके सुपर टेट में पूछे जाएंगे उसमें सबसे लास्ट टॉपिक छठा टॉपिक है जिसका नाम है दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इसके कंटेंट करा रखे हैं, प्लस इसके प्रैक्टिस सेट भी करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, सीडीपी वाले प्लेलिस्ट पे आपको सबसे लास्ट टॉपिक यही मिलेगा, उसको आप देखिए तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने अधिगम अशक्तता से रिलेटेड 8-10 बीमारियों के बारे में बताया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो अगर आप उनको देख लेंगे तो उससे आपको यहाँ पर
आसानी होगी, आप इस प्रश्न के आंसर इजीली दे पाएंगे। तो उसको मैंने डिटेल में कराया, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स दोबारा से नहीं बताए हैं, क्योंकि दोबारा से बताने का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि ये टॉपिक आपको स्पेशली दिया भी गया हुआ है। ठीक, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दोबारा नहीं बताया, यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको समावेशी शिक्षा के बारे में बताया और भारत में समावेशी शिक्षा के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, उनके बारे में डिटेलिंग की है। तो इसलिए आप, अगर आपको इन क्वेश्चनों में दिक्कत आए तो आप पहले उस टॉपिक को देखिए और उसके बाद आप इसको देखिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट मैंने आपको प्रश्न इसीलिए दिए हैं क्योंकि ये कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्न मुझे लगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो इसमें आपसे पूछा गया अलेक्सिया का संबंध किससे है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है लिखने की अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, बोलने की अक्षमता से, या फिर सुनने की अक्षमता से। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि अलेक्सिया का संबंध। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बताता हूँ और दिव्यांग छात्रों तो विशेष व्यवस्था में मैंने आपको बताया, एक पॉइंट जहां से आपके एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका नाम है पढ़ने से रिलेटेड अक्षमता, जिसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में मैंने आपको डिटेल किया था कि जहां पर आपको डिस वर्ड दिख जाए तो उस शब्द का व्यापक अर्थ दर्शाता है, इसमें हर तरीके के प्रॉब्लम आपके इंक्लूड हो जाते हैं। बट यहां पर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, डिस शब्द को हटाकर सिर्फ ए को जोड़ दिया है और आपसे पूछा गया अलेक्सिया, तो अलेक्सिया भी कहीं ना कहीं पढ़ने से रिलेटेड है, क्योंकि डिसलेक्सिया जो है आपके यूपीटेट या सीटेट में कम से कम 8 से 10 बार पूछे गए हैं कि पढ़ने से रिलेटेड जो अक्षमता होती है, यानी कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको प्रॉब्लम होती है, उस बीमारी का नाम बताइए। तो आप उस बीमारी का नाम आप रट चुके होंगे कि उसको डिसलेक्सिया कहते हैं। तो स्टूडेंट, डिस एक वर्ड होता है जो व्यापकता दर्शाता है, जो पढ़ने से रिलेटेड जो भी गतिविधियाँ सब इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं डिस शब्द को हटाकर इसकी जगह ए लगा दूँ तो उसे हम बोलते हैं अलेक्सिया, और अलेक्सिया भी पढ़ने से रिलेटेड विकार में ही आते हैं, जो मैंने आपको दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था में डिटेल में बताया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इसलिए आ जाएगा पढ़ने की अक्षमता, यानी कि अलेक्सिया का जो संबंध होता है वो पढ़ने की अक्षमता से होता है। यहाँ पर अगर अलेक्सिया की जगह डिसलेक्सिया होता तब भी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका पढ़ने की अक्षमता से हो जाता। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है स्टूडेंट्स, श्रवण बाधित बालकों की विशेषता क्या होती है, यानी कि जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, यानी कि जो बच्चे सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनकी क्या विशेषताएं होती है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है दूसरे बालकों की कही गई बातों को समझने में समर्थ होते हैं, दूसरे बालकों की कही गई बातों को समझने में असमर्थ होते हैं। ऑप्शन थर्ड कहता है दूसरे बालकों की अपेक्षा लिखने में असमर्थ होते हैं, और ऑप्शन फोर्थ कहता है दूसरे बालकों की अपेक्षा बोलने में असमर्थ होते हैं। तो स्टूडेंट, श्रवण बाधित बालक यानी कि जो बालक श्रवण बाधित, आप इसके अर्थ से समझ पा रहे हैं, जो बच्चे सुनने में जिनको बाधाएं आती है, यानी कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इन्होंने ऑप्शन में कहा है दूसरे बालकों की कही गई बात को समझने में। देखिए, समझने में समर्थ होते हैं, बात की जा रही है, मतलब आपने किसी को कुछ बोला तो वो समझने में समर्थ है, यानी कि वो समझ सकता है। तो ये ऑप्शन में बताएगा। दूसरा बताएगा दूसरे बालकों की कही गई बात को समझने में असमर्थ होते हैं, यानी कि आपने कोई बात की और उसे वो चीज समझने में प्रॉब्लम हुई, यानी कि वो ठीक से समझ नहीं पाया। तीसरा ऑप्शन कहता है दूसरे बालकों की अपेक्षा लिखने में असमर्थ। देखिए, लिखने का तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बात सुनने की जा रही है, और दूसरे बालकों की अपेक्षा बोलने में, यहाँ पर बोलने का भी कोई अर्थ नहीं होता। अब पहला और बी दो ऑप्शन आपके हैं जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इनमें से कोई एक है। बट यहाँ पर अगर आप श्रवण बाधित है, मतलब आपको सुनने में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को समझने में भी समर्थ नहीं होंगे, असमर्थ होंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है सुनने की, आप ठीक से नहीं सुन पाते। तो जब आप ठीक से नहीं सुनेंगे तो आप ठीक से समझ भी नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन ए जो है समर्थ की बात करता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का बचा हुआ ऑप्शन बी राइट होता है कि श्रवण बाधित बालक की विशेषता होती है कि दूसरे बालकों की कही गई बातों को समझने में असमर्थ होते हैं, जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। आशा करता हूं कि आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे, क्योंकि आप भी समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को कि एग्जामिनर का क्या माइंड सेटअप है क्वेश्चन को बनाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स 14 कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, यानी कि जो बच्चे फिजिकली अक्षम होते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, उनमें कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है डिस्ग्राफिया रोग, ऑप्शन सेकंड है बिस्ग्राफिया रोग, ऑप्शन थर्ड है डिस्पेक्टिया, ऑप्शन
फोर्थ है डिसग्रासिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था टॉपिक को अच्छे से देखा है, उसमें मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कशन किए हैं, लगभग 10 से 12 पॉइंट। अगर आपने उनको देखा है तो आप इजीली इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बता सकते हैं। शारीरिक रूप से जो बालक अक्षम होते हैं उनमें जो रोग होता है उसमें विसग्राफिया रोग मैंने आपको कहीं पर भी नहीं बताया, ना ही डिसग्रासिया बताया और ना ही डिस्प्रैक्टिया बताया, उसमें मैंने बताया डिसग्राफिया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है डिसग्राफिया। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो इससे मिलते जुलते बनाए गए ताकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आप उन 12 या 11 जो भी मैंने आपको बताए हैं वहाँ पर उनको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनेंगे, चाहे दिव्यांग छात्रों तो विशेष व्यवस्था टॉपिक के अंतर्गत पूछा जाए या फिर समावेशी शिक्षा की तरफ से पूछा जाए, आपके लिए कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप सभी प्रश्नों को इजीली ठीक कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हो पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट्स, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। यानी कि जो गतिक कौशल होते हैं, जो बहुत ही बारीक गतिक कौशल होते हैं, उसमें जो अधिगम निर्योग्यता होती है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो होती है गतिक कौशलों में, यानी कि जो बहुत ही बारीक कार्य होते हैं उनमें जो अधिगम से रिलेटेड निर्योग्यताएं होती हैं, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है विसग्राफिया, ऑप्शन सेकंड कहता है डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन थर्ड कहता है डिसग्राफिया और ऑप्शन फोर्थ कहता है एलिक्सग्राफिया। तो स्टूडेंट्स, विसग्राफिया तो होता नहीं है, ये गलत है, और एलिक्सग्राफिया भी नहीं होता। बचा हुआ ऑप्शन है डिसग्राफिया और डिस्प्रेक्सिया, ये दोनों मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। बट स्टूडेंट, डिसग्राफिया का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ लिखने से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, यानी कि आप कोई डायग्राम को सही ढंग से नहीं बना पाते हैं या फिर आपको लिखने में प्रॉब्लम है, तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। लेकिन जो अति सूक्ष्म बारीक गति कौशल होते हैं, जैसे सुई में धागा डालना या फिर कैंची से किसी चीज़ को सीधा करके काटना, तो इस तरीके के जो गति कौशल होते हैं इनमें अधिगम निर्योग्यता को हम डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है डिस्प्रेक्सिया। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे, यदि आपने दिव्यांग छात्रों तो विशेष व्यवस्था में मेरे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले कंटेंट को देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे 16th प्रश्न पूछता है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, जो जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, इन बच्चों को पढ़ाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो बच्चे सही ढंग से नहीं सुन पाते उनके लिए आप कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको पता है कि जो बच्चे सही ढंग से नहीं सुन पाते, या तो वो कम सुनाई देता है या पूर्ण रूप से उन्हें सुनाई नहीं देता। तो जो कम सुनाई देते हैं उनके लिए तो आप हियरिंग मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। बट जो बिल्कुल ही डीप है, यानी जो कम्प्लीटली डीप है, जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, उनके लिए आप कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ऑप्शन में बताया गया सांकेतिक भाषा, सेकेंड ऑप्शन बताया गया विशिष्ट भाषा, थर्ड ऑप्शन है सामान्य भाषा और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या है। क्या आप कोई विशिष्ट भाषा का यूज़ करते हैं, यानी कि आप हिंदी, इंग्लिश या अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज के अलावा कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे आप जो है श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाते हैं या समझाते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं करते। और ना ही आप सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सामान्य भाषा का प्रयोग तो आप करते हैं लेकिन बात उनको सुनाई पूरी तरीके से ना दे, स्पष्ट ना दे, तो उससे फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए जब बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकता तो ये सभी भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बचता है सांकेतिक भाषा। और आप समझ सकते हैं जो बिल्कुल बहरे होते हैं, जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता, ना तो आप उनको हियरिंग मशीन से हेल्प कर सकते हैं और ना ही उनके पास जाकर आप कुछ बोले तो वो सुन सके। तो ऐसे लोगों के साथ यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो आपको संकेतों का यूज़ करना होगा। इसलिए आप इनके साथ जो बातचीत करते हैं, इनको पढ़ाते हैं, तो उसके लिए सांकेतिक भाषा का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए आप स्पेशल एडुकेटर रख सकते हैं अपने साथ। मतलब जब आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत टीचिंग करते हैं तो आप स्पेशल प्लस नॉर्मल दोनों ही बच्चों को पढ़ाते हैं। अब ये तो आपको नहीं बताया जा सकता कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे विशिष्ट होंगे और कैसे कैसे विशिष्ट होंगे, ये आपको भी नहीं पता और ना ही किसी को पता है। तो इसका मतलब यदि आप इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो पहली बात तो उनके अंदर से वो हीन भावनाएं समाप्त होनी चाहिए कि हम दूसरों से डिफरेंट हैं। तो इसके लिए आप उनको एक ही कक्षा में पढ़ाते हैं। दूसरा ये है कि आप इस कंडीशन में स्पेशल एडुकेटर को रख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बच्चा कम्प्लीटली डिफ है तो उसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए आप एक स्पेशल एडुकेटर जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उस बच्चे को सारी बातें समझा सके, ऐसे टीचर को रख सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको
रखना ही होगा और आप ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते। नहीं, आप पढ़ा सकते हैं, आप कोशिश करेंगे, बट आपके सामने इंक्लूसिव एजुकेशन ने सुझाव दिया है कि अगर आपको कहीं पर ऐसे टीचर की ज़रूरत है तो आप रख सकते हैं अपने साथ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है सांकेतिक भाषा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किसी कुंठा का सामना करते हैं। कैसी कुंठा का सामना करते हैं? यानी कि जो श्रवण ह्रास यानी कि जिनको कम सुनाई देता है, ऐसे बच्चे, इससे जो ग्रसित बच्चे होते हैं वो कक्षा में कैसी कुंठा का सामना करते हैं, यानी कि इनको कैसी प्रॉब्लम होती है कक्षा में जब वो पढ़ाई करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है संप्रेषण करने की अक्षमता, यानी कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते, कैसी कुंठा का सामना करते हैं। ये ऑप्शन सेकंड बोलता है सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, यानी कि अपनी जो सूचना है, जानकारी है, उसको बांटने में अक्षमता, यानी सही तरीके से अपनी बात को नहीं बता पाते। क्योंकि आप अपनी बात बताएंगे लेकिन अगर आप दूसरों की बात नहीं सुन पाएंगे तो आप कैसे उसका आंसर देंगे। तो सूचनाओं को बांटने में भी बच्चों को अक्षमता होती है क्या? ऑप्शन थर्ड कहता है ए और बी दोनों, और ऑप्शन फोर्थ कहता है लिखने में अक्षमता। तो अब आपको बताना है कि जो श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे होते हैं वो कक्षा में कैसी कुंठा यानी कि कैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो स्टूडेंट जो सुनने में प्रॉब्लम होती है उनको लिखने में अक्षमता तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन को पूरा करने के लिए दिया गया गलत ऑप्शन है। ठीक, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। हाँ, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बच्चे सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है, उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने में भी प्रॉब्लम होती है, उनको सूचनाओं को बांटने में, मतलब अपनी जो जानकारी है उसको बांटने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पूछेंगे कुछ और वो बताएंगे कुछ, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। या सी ऑप्शन बचता है ए और बी दोनों। तो अब आप इन तीन ऑप्शनों में बेस्ट ऑप्शन छांट सकते हैं। ए ऑप्शन भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों ऑप्शन बचते हैं सी में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी, यानी ए और बी दोनों। मतलब श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चों को कक्षा में संप्रेषण करने में भी अक्षमता होती है और सूचनाओं को बांटने में भी अक्षमता होती है। इस कुंठा का सामना वो करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बचता है सी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान किस प्रकार कराया जाता है। यानी कि जो दृष्टि दोष से युक्त, यानी जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता, दृष्टि दोष से युक्त जो बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनको आकृतियों का ज्ञान किस प्रकार कराया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि जो आकृति, जो डायग्राम बने हुए होते हैं उनका ज्ञान कैसे कराते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है द्विआयामी आकृति का स्पष्ट कराया जाता है, या ऑप्शन थर्ड कहता है त्रिआयामी आकृतियों का स्पष्ट कराया जाता है, जो थर्ड ऑप्शन है चतुर्थ आयामी आकृतियों का स्पष्ट कराया जाता है, या फिर साधारण आकृतियों का स्पष्ट कराया जाता है। अब आपको बताना है, मान लीजिए कि आपकी कक्षा में कोई बालक है जो दृष्टि दोष से युक्त है, यानी कि जिनको दिखाई नहीं देता, और उनको आप एक डायग्राम, मतलब आप एक आयत या फिर आप एक वर्ग को पढ़ा रहे हैं। तो जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, यानी कि वर्ग या आयत, या फिर आप किसी घन या घनाभ को पढ़ा रहे हैं, यानी किसी भी आकृति, किसी भी चित्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनका ज्ञान किस प्रकार से करा सकते हैं। द्विआयामी का मतलब होता है स्टूडेंट जो 2 डायमेंशनल जो आकृतियां होती है, जैसे कि आपका आयत हो गया या फिर वर्ग हो गया या वृत्त हो गया, ये 2 आयामी होते हैं, इसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं सिर्फ, तो इसको 2 आयामी बोलते हैं। ऑप्शन बी कहता है त्रिआयामी, जिसमें 3 आयामी, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऑप्शन थर्ड कहता है चतुर्थ आयामी, तो चतुर्थ आयामी आपका होता नहीं है, और साधारण आकृतियों का आप स्पर्श नहीं करा सकते, जो साधारण आकृतियां हैं। तो या तो आप द्विआयामी आकृति का यूज करेंगे या फिर त्रिआयामी आकृति का यूज करेंगे। अब आपको बताना है कि कौन सी चीज को आप बच्चे के हाथ में देकर उसे फील करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो द्विआयामी आकृति होती है, यानी कि जो 2 डायमेंशनल वाले आकृतियाँ होती है, जैसे कि आप जब मैथ में, गणित में ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आप 2 आयामी और त्रिआयामी को डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें 2 आयामी के अंतर्गत आपके वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त, तो इस तरीके के टॉपिक आते हैं। और जब आप त्रिआयामी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे घन, घनाभ, फिर गोला, अर्धगोला, शंकु, तो ये सब क्या होते हैं त्रिआयामी। तो स्टूडेंट 2 आयामी और त्रिआयामी आप डिफरेंस ये कर सकते हैं, 2 आयामी को कभी आप पकड़कर उठा नहीं सकते, अपने हाथ में नहीं ले सकते, सिर्फ आप उसको फील कर सकते हैं, आपके सामने चित्र बना हुआ हो सकता है, आप उसको उठा नहीं सकते। बट जो त्रिआयामी होते हैं, यानी जो 3 डायमेंशन में होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिनमें होती है,
उनको आप पकड़ भी सकते हैं, उनको आप उठा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको घन पढ़ाता हूँ, तो घन के अंतर्गत आप एग्जांपल में देखेंगे जो लूडो खेलते हैं उसका जो पासा होता है वो घन के शेप में होता है। या फिर अगर मैं घनाभ की बात करूँ तो जैसे आपका रेज़र होता है, यानी कि जो रबड़ होते हैं जिसका यूज़ हम मिटाने के लिए करते हैं, वो एक घनाभ का एग्जाम्पल है। या फिर मान लीजिए कि आपका जो मोबाइल है, अगर वो घनाभ के शेप में ही होते हैं लगभग मोबाइल, तो लंबाई और चौड़ाई और उसमें ऊंचाई नहीं मोटाई भी होती है, तो कहीं ना कहीं जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है वो घनाभ की शेप में होता है। या फिर अगर आप एक बॉल उठाते हैं तो वो गोला होता है, ठीक। अगर आप एक बॉल को बीच में से काट देते हैं तो वो आपका अर्धगोला बन जाता है। इसी तरीके से आप जो है जोकर का जो कैप होता है या जो बर्थडे कैप बच्चे पहनते हैं बर्थडे के टाइम, तो वो एक कोण का शेप होता है, ठीक। या फिर आप आइसक्रीम खाते हैं तो एक कोन का शेप होते हैं उसमें, ठीक। और इसके अलावा जैसे कि आप बेलन का यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, 3 डायमेंशन में है। लेकिन कुछ आकृतियाँ ऐसी भी होती है जो 2 डायमेंशन में। तो जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं वो देख तो सकते नहीं, तो वो चीज़ों को फील करते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ कर फील करते हैं कि कैसी चीज़ है वस्तु, ठीक। तो इसका मतलब अगर आप दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान यानी कि फिगर का ज्ञान कराना चाहते हैं, तो आप उनके लिए कैसी आकृति यूज़ करेंगे, 2 आयामी तो कर नहीं सकते क्योंकि वो उसको टच नहीं कर सकते, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका बी है, त्रिआयामी आकृतियों को स्पर्श कराया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका त्रिआयामी है। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि एग्जामिनर किस तरीके से आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछ सकता है। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक किया जा रहा है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे सकते। और इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ आपको कंटेंट को ध्यान से पढ़ना है और चीज़ों को समझते जाना है, तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे और आप तर्क शक्ति के आधार पर ऐसे प्रश्नों के आंसर इजीली दे पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और एग्जामिनर के माइंडसेट को भी समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनर आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछना चाह रहा है या इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपसे 19 क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो कौन सी अक्षमता बच्चों में जन्मजात होती है। देखिए इसमें से आपको अक्षमता यानी कि कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया है जो बच्चों में आपको जन्मजात देखने को मिलती हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मंद बुद्धि, ऑप्शन सेकंड कहता है दृष्टि बाधित, ऑप्शन थर्ड कहता है श्रवण बाधित और ऑप्शन फोर्थ कहता है ये सभी। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी डिसेबिलिटी है, कौन सी अक्षमता है जो बच्चों में आप जन्मजात देखते हैं। तो ऑप्शन मंद बुद्धि, यानी कि आप मंद बुद्धि बालक को जन्मजात देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई बालक जन्म से ही मंद बुद्धि है तो उसको आप बिल्कुल बदल तो सकते नहीं, या फिर आप उसको ये तो कह के उसे ठीक नहीं कर सकते कि आप बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाइए। तो आपको जैसे भी बालक मिलेंगे उसको वैसे ही आपको स्वीकार करना होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो मंद बुद्धि है बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है दृष्टि बाधित, यानी कि बच्चों में जो है जन्मजात अंधापन भी देखा जाता है कुछ बच्चों में जिनको पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता या कम्प्लीटली नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि वो एक निश्चित आयु के बाद उनकी ये दृष्टि बाधित अक्षमता उनको देखने को मिलता है या वो हो जाते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि वो जन्म से ही दृष्टिबाधित होते हैं, यानी जन्म से ही उनको नहीं दिखाई देता। तो ये स्टूडेंट्स जन्मजात भी होती हैं। और सी ऑप्शन आपको बताता है श्रवण बाधित, यानी श्रवण बाधित का मतलब जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, जिनको सुनने में बाधाएं आती है। मतलब ये भी आप एक तरीके से जन्मजात देखते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जन्मजात नहीं हो सकती, ये जन्मजात भी हो सकता है और एक निश्चित आयु के बाद आपको चोट लगने से भी आपकी दृष्टि क्षमता भी समाप्त हो सकती है, आपकी श्रवण क्षमता भी समाप्त हो सकती है, या आपका माइंड का कोई हिस्सा डैमेज होने से आप मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, या अपनी लैंग्वेज को भी भूल सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये तीनों ही कंडीशन आपको जन्मजात देखने को मिलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है ये सभी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस इजीली लगा लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और ये आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन आपसे कहता है सृजनात्मकता में कौन कौन से गुण समाहित होते हैं, यानी कि आपको बताने हैं कि जो सृजनात्मकता है उसमें कौन कौन से गुण समाहित होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है मौलिकता, ऑप्शन सेकंड है प्रभाव, ऑप्शन थर्ड है उपयोगिता और ऑप्शन फोर्थ है ये सभी। अब आपको बताना है कि जो सृजनात्मकता है यानी कि जो क्रिएटिविटी है उसमें कौन कौन से गुण समाहित होते हैं, यानी कि कौन कौन से आपको गुण उसके अंदर समाहित दिखते हैं सृजनात्मकता में। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मौलिकता, ऑप्शन सेकंड कहता है प्रभाव, ऑप्शन थर्ड कहता है उपयोगिता और ऑप्शन फोर्थ कहता है ये सभी। तो आपको बताने हैं स्टूडेंट्स कि सृजनात्मकता में कौन कौन से गुण समाहित होते हैं।
तो स्टूडेंट्स, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था में मैंने इस टॉपिक के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं यानी कि जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनमें 4 तत्व पाए जाते हैं, यानी कि जो सृजनात्मकता के जो तत्व होते हैं वो 4 होते हैं जो उनमें पाए जाते हैं, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, यानी सृजनात्मक होते हैं। जिसमें पहला होता है आपका प्रवाह, यानी कि धारा प्रवाह मतलब तेजी से। मौलिकता, मौलिकता का मतलब होता है नवीनता, यानी कि कोई नई सोच या नया चीज़। विविधता मतलब विभिन्नता से, यानी कि अलग अलग तरीके से। और विस्तारण मतलब विस्तार होना चाहिए हर चीज़ में और वो उपयोगी भी होने चाहिए। तो कहने का मतलब इसमें आपसे पूछा गया कि सृजनात्मकता में कौन कौन से गुण समाहित होते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं सृजनात्मकता के तत्व के अंतर्गत जो मैंने आपको बताए हैं दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था टॉपिक के अंतर्गत, उसको यदि आप देखेंगे तो आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इजीली बता सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सृजनात्मकता के 4 तत्व में आपको मौलिकता भी देखने को मिलते हैं, प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और उपयोगिता भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये विस्तार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ये सभी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आप समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक भी पहुँच पाए होंगे। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस ऐसा आपको लगता है कि जो आपको क्लियर नहीं हो पाए हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आपको जो है कुछ पॉइंट इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नए लगते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था टॉपिक से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, क्योंकि वो टॉपिक भी कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का ही पार्ट है। इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसे प्रश्नों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उस टॉपिक को देखेंगे तो आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो समाप्त हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स बनते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।